बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 277 और ये पार्ट 3 है, तीसरा हिस्सा है। हम जो बयान कर रहे थे जिसका अनवान था हुकूमत इस्लामिया पर एक अजमाली नजर का, ये तीसरा हिस्सा है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सन 286 हिजरी सूबा बहरीन खिलाफत अब्बासिया से जुदा हो गया था और इसमें करामता ने अपनी खुद मुख्तियारी सुल्तनत कायम की और अपने जालमाना तर्ज अमल से अल्लाह ताला की मखलूक को बेशुमार परेशान कर रखा था। करामता के मजालिम और बदनवानियां एक जुदागाना मुस्तकिल बाब में हम बयान करेंगे। करामता की हुकूमत बहरीन में सन 364 हिजरी तक रही। इसके बाद दूसरे खानदानों ने बहरीन पर कब्जा कर लिया और बहुत सी खुद मुख्तियार रियासतें बहरीन और इसके नवाही सूबों में हुकूमतें करने लगी। अलविया तबरस्तान 250 हिजरी से सन 316 तक अलविया जैदी ने तबरस्तान की वलायत में अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया। दौलत सामानिया ने इसको गारत किया। इसके बाद फिर भी कई रकीब इस नवा में एक दूसरे दस्तों गिरबान रहे और इन्हीं से बनी बोया पैदा हो गए। इनका हाल अजमालन ऊपर हम पहले बयान कर चुके हैं। सन 325 हिजरी में सूबा सिंध भी खिलाफत अब्बासिया से बेतलक और आजाद हो गया था। यहाँ दो खुद मुख्तियार रियासतें मुसलमानों की कायम हो गई थी, जिनमें एक का दारुल हुकूमत मुल्तान और दूसरी का दारुल हुकूमत मंसूरा था। सुल्तानत मंसूरा में मलक सिंध का जनूबी हिस्सा शामिल था और मुल्तान की हुकूमत शुमाली हिस्से पर कायम होती। अलावा तोरान, कसदार के गनान, मकरान, मशकी वगैरह छोटी छोटी रियासतें भी अरब सरदारों ने कायम कर ली थी, जो इन बड़ी रियासतों की मतहदी और खराज गुजारी तस्लीम कर चुकी थी। इस तरह तमाम सूबा सिंध खुद मुख्तियार और खलीफा बगदाद की हुकूमत से आज़ाद हो चुका था, मगर यहाँ खुतबा हर जगह खलीफा बगदाद के नाम का ही पढ़ा जाता था। ये रियासतें बतदरीज कमजोर होते हुए 100 या 125 साल के अरसा में महदूम हो गई, मगर मुल्तान की रियासत इसके वक्त तक कायम थी जबकि सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला आवरी शुरू की और हिंदुओं ने इसको हिंदुस्तान आने की तकलीफ दी थी। दलीमियों ने सन 322 से सन 447 तक यानी तकरीबन 125 साल फारस इराक पर हुकूमत की। इन दलीमियों ने बजाय इसके कि किसी बैद तरीन सूबा को खलीफा की हुकूमत से जुदा करते, खुद खलीफा और सूबा इराक पर अपना तसल्लुत कायम करने की हकीकतन और मुआनन खिलाफत अब्बासिया का खात्मा कर दिया, मगर खलीफा का नाम और नाम की खिलाफत बाकी रखी। इनकी वजह से खिलाफत अब्बासिया के वकार एतबार को सदमा पहुंचा। इसका हाल हम आगे चल के बयान करेंगे, क्योंकि ये लोग खिलाफत अब्बासिया पर मुसल्लत और मुस्तवली हो गए थे और खलीफा इन्हीं के हाथ में मसल कठपुतली बन के रह गया था। लिहाजा खुलफा अब्बासिया के सिलसिले में बनु बोया का हाल और इनकी हुकूमत की कैफियत मुसलसल नाम बनाम बयान कर दी गई थी। आइंदा अब इनका हम तज़किरा इंशाअल्लाह ताला जरूरत पड़ी तो करेंगे, अगर नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इब्ने तातून का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। बनी तातून ने सन 254 से 292 मिस्र पर हुकूमत की। ये अगरचे खुद मुख्तियार थे और मिस्र के सूबा गोया सन 254 में खिलाफत अब्बासिया से जुदा हो चुका था, मगर मिस्र में खुतबा खलीफा बगदाद के नाम का ही पढ़ा जाता था। बनी ततोन ने मुल्क शाम को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया था। इस तरह शाम मिस्र में एक ऐसी सुल्तनत कायम हो गई थी जो अगरचे अपने आप को खलीफा बगदाद की फर्मा बरदार बताती थी, मगर दरबार खिलाफत को शाम और मिस्र की हुकूमत से बेतलक कर दिया गया था। मिस्र और शाम से जब बनी ततून की हुकूमत जाती रही तो चंद रोज के बाद इन दोनों सूबों के हाकिम
दरबार खिलाफत से मुकर्रर होकर आने लगे और बज़ाहिर ये दोनों सूबे फिर खिलाफत अब्बासिया में शामिल हो गए। सन 316 हिजरी में मुक़्तदर बिल्ला खलीफा बगदाद ने मोहम्मद बिन तफा को रमला का हाकिम मुकर्रर किया। सन 318 हिजरी में इसको दमिश्क की हुकूमत सुपुर्द की गई और सन 323 में इसको मिस्र की हुकूमत दी गई। मोहम्मद बिन तफशज मावरा अल नहर के इलाका फरगाना की कदीमी हुक्मरान खानदान से तल्लुक़ रखता था, यानी इसके बुजुर्ग फरगाना के अमीर थे। इस जमाने में फरगाना के अमरा के अनशीद के लक़ब से पुकारते थे। मोहम्मद बिन तफशज ने मिस्र की हुकूमत पर फैज होकर सन 327 हिजरी में अपनी खुदमुख्तारी का ऐलान कर दिया था और अपना लक़ब अनशीद रखा। सन 330 हिजरी में इसने शाम पर भी कब्जा कर लिया और सन 331 में मलिक हज्जाज को भी अपनी हुकूमत में शामिल करके एक अजीम और शान सुल्तनत कायम कर ली। और ऐसा करने में इसको इसलिए ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई कि दरबार खिलाफत को दलिमियों ने बेकारो बेअसर बनाकर रख दिया था। खलीफा का रौब और खौफ दिलों से मिट चुका था। खानदान अनशीद ने सन 356 हिजरी तक इन मुल्कों पर हुकूमत की। इसके बाद अब्बासियों ने अव्वल मिस्र फिर चंद रोज के बाद शाम को भी फतह कर लिया। सन 296 हिजरी में अफ्रीका त्यूनिस के अंदर दौलत अगलबिया का खात्मा हुआ और इसकी जगह दौलत अब्बासिया कायम हो गई। दौलत अब्बासिया ने सन 356 में खानदान अल-रशीद ये कि एक तफरखुरसाल से मिस्र का मुल्क छीन लिया और कैरा को अपना दारुल सुल्तानत करार देकर इसकी शहर पनाह तामीर कराई। सन 381 हिजरी में अब्बासियों ने हलब पर कब्जा किया और बहुत जल्द इनकी सुल्तानत सरहद मराकश से शाम के मुल्क तक वसी हो गई। क्योंकि अब्बासियों ने कैरवान को छोड़कर अपना दारुल हुकूमत कैरा बना लिया, इसलिए बहरे रूम के जजीरे और मगरबी अजला इनके कब्जे में बाकी न रह सके। लेकिन बहरा रूम के मशरकी हिस्से में इनकी सियादत मुसल्लम हो गई और मशरकी मखजूवात से मगरबी नुकसानात की तलाफी होगी। मगर मगरबी अजला जो इनके कब्जे में से निकले, इनमें से अक्सर ईसाइयों के कब्जे में पहुंचे और मशरकी इलाके उन्होंने मुसलमानों ही से छीने थे। लिहाजा अब्बासियों के मिस्र में आने से ईसाइयों को फायदा और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। अब्बासियों ने खिलाफत का दावा भी किया, लोगों से जो इनके तहत हुकूमत अपनी खिलाफत की बैत ली और अपने आप को खलीफा कहलवाया। इस तरह दुनिया में खिलाफत के 3 सिलसिले कायम हुए। पहला और सबसे बड़ा सिलसिला तो वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कायम होकर खानदान उस्मानी के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद तक कायम रहा। यह सिलसिला सबसे बड़ा है। इसके पहले हिस्से का नाम खिलाफत राशिदा और दूसरे हिस्से का नाम खिलाफत बनु उमैया, तीसरे हिस्से का नाम खिलाफत अब्बासिया बगदाद, चौथे हिस्से का नाम खिलाफत अब्बासिया मिस्र, पांचवें हिस्से का नाम खिलाफत उस्मानिया है। हम इस तवील सिलसिले के 4 हिस्से खत्म कर चुके हैं अपने इन बयानात में। अब 5वां हिस्सा बाकी है जो आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। इस तवील सिलसिला खिलाफत के बाद दूसरा सिलसिला खिलाफत वो है जो उंदलस में अब्दुर्रहमान सालिस के जमाने से शुरू होगा, इस खानदान पर खत्म हो गया। इस सिलसिला खिलाफत को भी उलमा इस्लाम ने खिलाफत का हिस्सा तस्लीम किया था और खुलफा अंदलस को खुलफा इस्लाम तसव्वुर करते हुए और यानी इनके फरमा बरदारी इन मुसलमानों के लिए जो इनकी हदूद सुल्तानत में रहते थे जरूरी और इनकी बगावत मसीहत थी। तीसरा सिलसिला जो अब्बासियों ने जारी किया था, इनको उलमा इस्लाम ने सिलसिला खिलाफत तस्लीम नहीं किया, ना इनको खलीफा मानते और ना इस्लामी नफ्ता नजर से इनको मुस्तहिक तकरीम समझते थे। इन लोगों ने शिरक और बिद्दत को रवाज दिया, शहर इस्लाम की ये बेरहमती की और अनवा अक़साम की बदअमालियों का मरतकब हुए। बहरहाल अब्बासियों की हुकूमत मिस्र में
سن 567 ہجری تک قائم رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سلطنت کا خاتمہ کر کے مصر میں ایوبی سلطنت قائم کی اور خلافت عباسیہ کا خطبہ مصر میں پھر جاری کیا گیا۔ ابو عبداللہ بن حمدان بن حمد بن حارث بن لقمان بن اسد بن عظم نے سن 299 میں صوبہ موصل کے اندر خود مختارانہ حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، اور قریباً 100 برس تک بنو حمدان نے موصل اور جزیرہ شام میں حکومت کی۔ ان لوگوں نے خلفۂ عباسیہ کا خطبہ اپنی حدود مملکت میں جاری رکھا۔ ان میں سیف الدولہ اور ناصر الدولہ بہت نامور تھے۔ بنو النشید سے شام کا اکثر حصہ انہوں نے چھین لیا تھا، جزیرہ بھی ان کا تسلط ہو گیا تھا۔ بنو بویا یعنی دلمیوں نے بھی ان کی مہر کا آرائیاں ہوئی، اور ان مہرکوں میں انہوں نے ہمسرانہ مقابلہ بنی بویا کا کیا۔ کبھی کبھی خلیفہ بغداد اوپر بھی ان کا تسلط قائم ہو جاتا تھا۔ ان کے عہد حکومت میں رومیوں پر فوج کشی اور رومیوں کی فوج کشی کی مداوت کرنے کا تعلق دربار خلافت سے بالکل منقطع ہو گیا تھا۔ بنو حمدان ہی رومیوں پر فوج کشی کرتے اور ان کے حملوں کا جواب دیتے تھے۔ ان میں سیف الدولہ نے رومیوں پر بڑے بڑے کامیاب جہاد کیے اور اس معاملے خوب ناموری اور شہرت حاصل کی۔ آخر میں صوبہ شام ان کے قبضے میں رہ گیا۔ بغداد میں بنو حمدان کی حکومت ان کے غلاموں کے قبضے میں چلی گئی، جنہوں نے ملک شام میں عبیدیوں کا خطبہ جاری کیا۔ آخر سن 280 ہجری میں اس حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، اور موصل میں بنو عقیل بن کعب بن ربیعہ بن عامر نے اپنی حکومت قائم کی اور صوبہ جزیرہ پر قابض و مصرف ہو گئے۔ اس کے بعد ملک شام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر متعدد عربی سرداروں نے اپنی حکومتیں تک سلجوقی بغداد پر قابض اور مصرف ہونے کے بعد شام کے علاقوں پر چھا گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی طرف سے عامل مقرر کیے یا خود اپنی حکومتیں قائم کی تھیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائی، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔